Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 12 present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics PK channel. Students, as you know that we have started the magnetism and in the previous lecture we have studied about the earth magnetism. Now I came in front of you after doing the earth magnetism in a very quick manner. Means ये lecture उस lecture के बिल्कुल just बहुत जल्दी आया है आप लोगों के सामने. I know that, but these are the two topics that I personally want कि आप इन दोनों topics को एक साथ without any gap और without any separation के साथ complete करें. So with that purpose and with that my note, hopefully कि आप लोग इस चीज को understood करेंगे. I came very quickly in front of you with my next lecture on today's topic. So in the previous topic हमने अर्थ के मैग्नेटिक कैरेक्टर को पढ़ा, उसके बारे में चीजों को समझा, हमारे डिप एंगल क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों को हमने अंडरस्टूड किया. तो अब उससे रिलेटेड कुछ स्मॉल पॉइंट्स और एक ऐसा न्यूमेरिकल जो मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. वो डेरिवेशन आप लोगों को एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा. दैट इज माय श्योरिटी that you will not get that derivation in the NCERT exercise or anywhere else. But उस derivation से related numerical आप लोगों को NCERT exercise में पक्का मिलने वाला है. तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये numerical और ये derivation मैंने कहा ना नहीं मिलेगा, मतलब ये डायरेक्टली डेरिवेशन जैसा नहीं है. जैसे आज तक डेरिवेशन करते आए ना कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन निकालिए, फोर्स एक्टिंग का निकालिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर, ये डेरिवेशन ये टॉपिक्स आपके सिलेबस के डायरेक्ट हिस्सा हैं. बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं चैप्टर वाइज, जैसे हमारे पास लास्ट मैग्नेटिक में भी था वो थिक वायर के आउटसाइड और इनसाइड वाला. वो एक ऐसा था जो एग्जाम्पल में एज अ न्यूमेरिकल रखा गया है एक्सरसाइज में, और उसको हम भूल जाते हैं. हम ये ट्रीट करते हैं अच्छा ये हमारे टॉपिक्स हैं, चलो पहले टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं. सो मैं तो चाहूंगा आप इसे एज अ टॉपिक रखिए, और ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट्स की कैटेगरी मींस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के न्यूमेरिकल्स में आता है. क्यों रखा है इसको हॉट्स की कैटेगरी में, इसके बारे में हम बात करेंगे. बट बिफोर दैट लेट अस क्लियर दिस स्मॉल पॉइंट. एक छोटे से स्मॉल पॉइंट को पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट स्मॉल पॉइंट इज न्यूट्रल पॉइंट. तो जैसा इसका नाम है न्यूट्रल, न्यूट्रल मींस नथिंग इज देयर, कुछ नहीं है. जैसे हम कहें न्यूट्रल चार्ज बॉडी, न्यूट्रल चार्ज बॉडी, इसका मतलब उसके पास चार्ज इफेक्ट जीरो है. अब सिंस ये पॉइंट या फिर ये डेफिनेशन मैग्नेटिज्म में आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस न्यूट्रल का रिलेशन मैग्नेटिक से होना चाहिए, यानी जहां पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है. और हम अर्थ को पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज द न्यूट्रल पॉइंट? इट इज द point around the bar magnet, around the what? Bar magnet. It is the point around the bar magnet placed on earth, placed on earth where net magnetic field is zero. तो व्हाट इज द न्यूट्रल पॉइंट? ये न्यूट्रल पॉइंट किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ का वो पॉइंट होगा. तो आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसे आप लोगों ने अर्थ में रखा. तो अब देखो बार मैग्नेट है तो उसका खुद का अपना नॉर्थ और साउथ पोल है, और आप लोगों ने उसे कहां रखा? अर्थ पर रखा. और अगर आप लोगों ने उसे अर्थ पे रखा तो अर्थ का भी खुद का क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा. तो अब पॉइंट हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, यानी क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और हमारे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दे और फाइनल इफेक्ट जीरो लेके आए. हम उसी पॉइंट को क्या बुलाएंगे? न्यूट्रल पॉइंट. व्हाट यू कॉल दैट पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट. चलिए फाइंड आउट करते हैं. और इस न्यूट्रल पॉइंट के दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. केस नंबर 1, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट फेसेस नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ.
जब आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल को फेस करता हो। ठीक है, तो अब बेसिकली ध्यान दे लेते हैं। तो एक लार्जर साइज में बना लेता हूं। लेट्स सपोज ये हमारा अर्थ है। क्लियर है? दिस इज आवर अर्थ, दिस इज द नॉर्थ ऑफ द अर्थ, दिस इज द साउथ ऑफ द अर्थ। ओके, तो बेसिकली ऊपर हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं, तो टेक्निकली ऊपर की तरफ हमारा मैग्नेटिक साउथ है और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है। अभी हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को हमारे ज्योग्राफिकल के रिस्पेक्ट में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो मान लीजिए मैंने अर्थ को कुछ इस तरीके से स्टडी किया है कि यहाँ पे मेरा मैग्नेट का नॉर्थ है और उसी के बिल्कुल अपोजिट मैग्नेट का साउथ है। अभी हम लोग लोकेशन को देख के नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम लोगों ने अर्थ के ऊपर क्या रखा, कहीं पर एक ऐसा मैग्नेट रखा, बार मैग्नेट, बट कुछ इस तरीके से रखा कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही है और जो साउथ है वो साउथ की तरफ। वैसे ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप मैग्नेट को यहाँ पे फ्री छोड़ देते हो, क्या छोड़ देते हो? फ्री, तो ये साउथ नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ की तरफ। बट हमने इसे फ्री नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने इसे क्या किया है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर कैसे बाउंड करके रखा। तब होगा क्या, इसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। चलिए बना लेते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से कहां, साउथ। क्लियर? नॉर्थ से साउथ। डन। सेम हियर, नॉर्थ टू साउथ एंड सेम हियर, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ के अंदर जा रही है। क्लियर है? सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द बार मैग्नेट। अब अर्थ के लिए आ जाते हैं। तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह कर रहे हैं, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से कहां जाएंगी, साउथ ही जाएंगी। बट नॉर्थ से बाहर, साउथ के अंदर। बट मैग्नेट कहां रखा है, अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ के पास है, अर्थ के अंदर है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से होती है, साउथ से नॉर्थ। तो बेसिकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। कहां जाएंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सॉरी, वेट अ मिनट। सो आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, इस तरीके से। ओके, अब कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट होगी जहां पे हमारा बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस वाली लाइन को देखेंगे सब, ये। सो दिस पेयर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जा रही है और इसी जगह पे, इसी साइड पे हमारी नॉर्थ और साउथ यानी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ आ रही है बाहर। यानी ये वो पॉइंट हो सकता है जहां पे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करें। यहां पे भी सिमिलरली ये वो पॉइंट हो सकता है। यानी हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती हुई इस लोकेशन में दिखाई देंगी, इस पोजीशन में। ये वो एक्सिस है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। और अगर ये वो पॉइंट है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो वो पॉइंट कहां पे है, बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ, तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ, और आपका वो पॉइंट यहां पे है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो व्हाट यू कॉल द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, इस पोजीशन को क्या बुलाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। रिमेंबर, ये चीज मैंने आपको करने के लिए कहा था। अब देखो वही सवाल बार बार उठ रहा है कि हमारे सिलेबस से बार मैग्नेट तो उड़ा दिया, बट अगर हम वो फर्स्ट लेक्चर बार मैग्नेट का यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम उसके बारे में बात नहीं करते, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती। क्या प्रॉब्लम, हम बार मैग्नेट को 0 मानते, मतलब हमें कुछ नहीं आता। अब जैसे NIA प्रूफ करने में हेल्प हुआ, सीधी सी बात है, हमने NIA को उसी की हेल्प से किया जब बार मैग्नेट को
की एक्सियल लाइन को कंपेयर किया सर्कुलर रिंग के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलोंग द एक्सिस। यहां पे भी ऐसा मिल रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जहां पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिल सकता है। तो इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बनाएंगे। बट इस न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन कहां पे है? बार मैग्नेट के कंपैरिजन में इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो केस 1, जब आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ होगा, देन न्यूट्रल पॉइंट will be along what? Equatorial position of bar magnet। कहां पे होगा? बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, वो वहां पे आपको मिल सकता है। क्लियर है? ऐसे ही अब हम लोग सेकेंड केस को देखने जाएंगे प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 2। केस नंबर 2, when north pole of magnet is towards what? South pole of earth। अगर आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ है तो क्या होगा? वो चीज एनालाइज करते हैं और उस चीज को डिटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो फिर से वही चीज देखेंगे एक बार। दिस इज योर अर्थ, ओके, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। मैग्नेटिक हमने एक जगह पे रखा। अब हमने यहाँ पे रखा है बार मैग्नेट, वी प्लेस अ बार मैग्नेट। बट इस बार ऐसे रखा है कि मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ की साउथ की तरफ है, तो मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा। चलिए अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से कहां जा रही है? साउथ। नॉर्थ से बाहर, साउथ के अंदर। ठीक है? नॉर्थ से बाहर, साउथ के नॉर्थ टू आउटवर्ड एंड साउथ से इनवर्ड। डन है? ओके, अब हमारे अर्थ की देखते हैं। तो अर्थ के इनसाइड तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाएगी? फ्रॉम दी साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो साउथ से नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ। अब देखो, अब इस पोजीशन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में है, जहां एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी पहले, अब एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। बट जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास होंगी, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जब आप इस लोकेशन पे जाएंगे, एक बार यहां से देखेंगे, जब हम इस लोकेशन पे जाएंगे तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहां से बिल्कुल इसके पास से होते हुए निकल रही है, तो इस पोजीशन पे, यहां पे, इस एक्सिस पे, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन मीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द अर्थ एक दूसरे के अपोजिट में चल रही है। इस एक्सिस पे तो एक दूसरे के सपोर्ट में है, बट यहां पे जो बाहर निकल रही है और इसके ऊपर जा रही है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। यहां पे सपोर्ट में थी, ये भी अंदर जा रही थी मैग्नेट पे और यहां पे भी अंदर जा रही थी, बट यहां आके तो पता चला वो दूसरे के अपोजिट है। यहां पे भी ये बाहर निकल रही है और ये भी ऊपर की तरफ ही जा रही है। नॉर्थ पोल है ना, तो ये भी ऐसे ही हो रहा है। बट यहां पे आपको वो अपोजिट कैरेक्टर कहां दिख रहा है? मैग्नेट की एक्सिस के अलोंग। ये मैग्नेट की एक्सियल लाइन हो गई, उसी के एक्सिस पे। तो इस बार हमें न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिलेंगे? सो द न्यूट्रल पॉइंट will be along what axial line of bar magnet। इस बार हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपके बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रल पॉइंट। यही जनरली आता है कि डेफिनेशन क्या है और न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। तो न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन इक्वेटोरियल होगी अगर आपका नॉर्थ नॉर्थ को फेस कर रहा है तो, और अगर आपका नॉर्थ मैग्नेट के, यानी आपका मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ को फेस कर रहा है और रिस्पेक्टिवली अदर पोल अपोजिटली फेस कर रहे हैं, इस केस में न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन आपको एक्सियल पोजीशन पे मिलने वाला है। गॉट दैट पॉइंट?
So please note it down, the definition and both the diagrams. Okay students, so we discuss about the one small point which is also related to the earth magnetism, and that small point is your what? The neutral point concept. अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स, आप जो भी इसे कॉल करना चाहें वो हमारे लिए है। और फिर वही बात, ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम दैट साइड। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक्स में भी जाते हैं तो ये आपको बैक साइड में मिलेगा। सो व्हाट इज दैट पॉइंट? द टॉपिक इज oscillation of freely compassed needle, यानी आज हम लोग और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फ्रीली सस्पेंडेड कंपास को, और उस कंपास की निडल कैसे ऑसिलेट करेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पे अब हमें क्वेश्चन को देखना है, और जो क्वेश्चन हॉर्स की कैटेगरी में बोर्ड में आता है, चलिए मैं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही लिख देता हूं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट a magnetic compass of magnetic moment स्मॉल m। ऑब्वियसली बात है, कंपास खुद एक मैग्नेट है तो उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट तो होगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना लिया है? स्मॉल m इज फ्रीली प्लेस्ड इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने उसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली रख दिया। फ्रीली मतलब वो अपनी पोजीशन पे मूव करने के लिए एग्जैक्टली फ्री है, आराम से मूव कर सकता है। सो देन शो दैट इट्स वाइब्रेशन, उसकी जो वाइब्रेशन होगी या उसकी जो ऑसिलेशन होगी इज SHM। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रूफ करके बताइए, जब आप एक मैग्नेटिक कंपास को, अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास को फ्रीली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हो तो डेफिनेटली अगर आप एक बार ट्राई करके देखें तो कंपास की वो निडल आपको वाइब्रेट होती हुई दिखाई देगी, ऐसे वाइब्रेशन। तो हमें ये प्रूफ करना है कि कंपास की निडल का वो जो वाइब्रेशन होगा, that vibration would be SH। If I want to give you a small demonstration, अगर मैं आपको small demonstration दूं, so I have a magnetic compass being present here, ठीक है? तो वैसे तो मैंने इस टाइम आपको शो करने के लिए मैग्नेटिक कंपास को वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, ओके? तो अगर मैं इस कंपास को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखूं और आपके पास भी अगर कोई कंपास है तो आप उसे एक बार देख सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कंपास की निडल जो कि फ्री है मूव होने के लिए, देखो फ्री मूव है, फ्रीली मूवेबल है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जहां पे उसको नॉर्थ दिखाना है, जहां पे उसको साउथ दिखाना है, वो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखाएगा। सो अब वो जब उसके अकॉर्डिंग फ्रीली है मूव होने के लिए, तो जब आप उसे प्लेस करोगे तो उसके अंदर एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा, हल्का सा वाइब्रेशन होगा, थोड़ा सा। वर्टिकल है तो वो नहीं हो रहा है, जब हॉरिजॉन्टल रखोगे तो वो हल्का सा वाइब्रेशन होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यस, यू हर्ड करेक्टली, क्लास 11th पे वापस से जाना है, इसीलिए तो इसे हॉर्स की कैटेगरी में रखा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आपकी इस बार थिंकिंग की स्किल पूरी क्लास 11th में घुस जाएगी, पूरी क्लास में 11th में एंटर करेगा, ओके? तो पहली बात तो हमें उसे SHM प्रूफ करना है, एंड देन obtain the expression for time period, तो ऑब्वियस ही बात है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेशन मतलब फिक्स इंटरवल के बाद वाइब्रेट करना, तो डेफिनेटली अगर उसका इंटरवल फिक्स है तो हमें उसका टाइम पीरियड भी निकालना है। अब ये आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, बट ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 101% मिलेगा, वो न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं।
तो अगर न्यूमेरिकल है तो सवाल ये उठता है कि डेरिवेशन कहां से आया, जो कि एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो ये चीजें हैं जो फिजिक्स को थोड़ा सा ट्विस्टेड बना देती हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैं ये नहीं कर रहा बिल्कुल नया कुछ करवा रहा हूं, नया कुछ नहीं है, बट इसमें यूज होने वाले सारी चीज पुरानी है, बट बहुत ज्यादा पुरानी है, कुछ 11th भी यूज होगा, पता नहीं कहां से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सो हमारे पास क्या है, एक कंपास ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, जिसे आप लोगों ने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। सो लेट्स सपोज हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो लग रही है, सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड B, ओके। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड B है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। We place a magnetic compass here. Got that point? So we place a magnetic compass. So what we have? Let us consider a compass of magnetic moment m. ठीक है, वो तो हमें दे रखा है। placed in magnetic field, आप लोगों ने उसे अर्थ यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया B में। तो अब देखो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है? मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है? डायपोल का होता है। जैसे अगर वो इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस माइनस q चार्ज का, तो उसके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। और अगर वो मैग्नेटिक डायपोल है, यानी जिसके पास एक एंड नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल है, यानी एक की पोल स्ट्रेंथ प्लस q1 है और दूसरे की पोल स्ट्रेंथ माइनस q1 है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक डायपोल को ही दूसरा नाम क्या है, बार मैग्नेट। लो जी, फिर से बार मैग्नेट का लॉजिक आ गया। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि बार मैग्नेट हट गया है, आप ये सोचिए कि इफ द बार मैग्नेट इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सीबीएसई, तो जहां जहां पे बार मैग्नेट का लॉजिक या नाम आएगा वो सारे टॉपिक हट गए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में देखो, वहां पे लिखा है सीरीज और पैरेलल। अब अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेल के सीरीज पैरेलल नहीं करेंगे हम लोग। हम व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल नहीं करेंगे जिसमें सीरीज पैरेलल यूज होता है। हम लोग अभी जो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर और एमीटर करके आए हैं, उसमें हमने शंट को पैरेलल में लगाया था, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया था। तो इसका मतलब सीरीज पैरेलल का वो लॉजिक ही यूज नहीं होना चाहिए। और अगर सीरीज पैरेलल का लॉजिक नहीं है तो इसका मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हमारे सिलेबस में नहीं है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जब टॉपिक जहां से हटा है तो इसका मतलब वो जगह यूज हट गई है, बट उससे यूज होने वाली चीज नहीं हटी है। That's why I'm starting से मैं आपको बोल रहा हूँ, फिजिक्स में आप लोग ये मत समझिए कि हमें कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, नॉट एट ऑल। आप इस मैग्नेटिज्म चैप्टर को देख सकते हैं कि अगर एक चैप्टर से कोई टॉपिक हटाया गया है, तो अगर वो चैप्टर टॉपिक इंडिपेंडेंट नहीं है, लाइक जैसे कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग, वो इंडिपेंडेंट है, उसे नहीं भी पढ़ोगे तो आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट सीरीज पैरेलल, ये हमारा बार मैग्नेट एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार यूज हो रहा है और आप देख रहे हैं उसे, ठीक है? तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सो thus इट इज लाइक क्या, a बार मैग्नेट। ये कैसा है, जैसे बार मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो अगर मैग्नेटिक डायपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसे क्या एक्सपीरियंस होगा, सो दस टॉर्क एक्सपीरियंस कितना, mb sin थीटा। mb sin थीटा उसे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। सो दस फॉर स्मॉल डेविएशन, तो जब एक कंपास निडल को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत स्लो मतलब बहुत कम वाइब्रेशन होता है। तो इसका मतलब वो जो डेविएशन हो रहा है, वो जो थीटा एंगल है जिससे वो डेविएट होगा, वो एंगल वेरी स्मॉल होगा। ये जो मान लीजिए कंपास पहले ऐसे था और अब डेविएट होके कंपास ऐसे आ गया, तो ये जो डेविएशन एंगल है थीटा, ये बहुत स्मॉल है, यानी थीटा इज
वेरी स्मॉल। और अगर थीटा स्मॉल है तो हम लोग साइन थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। प्लीज इस बात पे ध्यान रखना, अगर आपका एंगल छोटा है तो साइन ऑफ दैट एंगल इज नियरली इक्वल टू दैट एंगल, यानी अगर 1 डिग्री है तो साइन 1 डिग्री का वैल्यू उतना ही होता है जितना 1 डिग्री इन रेडियन होगा। इस बात को याद रखिए, साइन 1 डिग्री का वैल्यू नियरली उतना ही है जितना 1 डिग्री रेडियन में होता है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं ना, किसी भी एंगल को अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिखते हैं दैट शुड बी इन डिग्री, और अगर कोई एंगल इंडिविजुअल आता है विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्री तो उसके लिए रेडियन यूज करना एक कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, ये एक मैंडेटरी पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री और बाहर विदाउट ट्रिग्नोमेट्री में वो यानी अकेला वो रेडियन में आता है। तो जब मैंने ये थीटा लिखा है ना तो यहाँ पे ये थीटा रेडियन में है। नॉलेज वाइज याद रखिए, ये थीटा रेडियन में है और यहाँ पे ये थीटा डिग्री में है। ठीक है, तो इस बात को समझना। बट ये कॉन्सेप्ट तब तक एप्लीकेबल है जब तक थीटा स्मॉल है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 ऐसे एंगल पे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू उतनी होगी जितना 30 डिग्री रेडियन में, वो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो स्मॉल एंगल के लिए है तो हमारे लिए टॉर्क कितना लगा, mb थीटा। क्लियर? तो ये वो टॉर्क लगा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे कंपास को डेविएट किया बिकॉज ऑफ दैट। बट कंपास तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा, सो उसके ऊपर क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ डैश कितना लगेगा, एग्जैक्टली इक्वल बट अपोजिट टू द टॉर्क। यानी जो आप लगा रहे हो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ने mb थीटा टॉर्क लगाया है तो रीस्टोरिंग कितना लगेगा, रीस्टोरिंग वुड बी -mb थीटा। Am I clear with this equation? Done? Now let capital I be the moment of inertia and alpha be the angular acceleration। तो कैपिटल आई क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्यों लिया मैंने, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कंपास क्या कर रहा है, ऑसिलेट करेगा। अब जब कंपास ऐसे ऑसिलेट करेगा तो ये किस टाइप का मोशन है, डज इट इज लीनियर मोशन, नो इट इज नॉट लीनियर मोशन, इट इज एंगुलर मोशन, जो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, यानी एक तरीके से बोल सकते हो ये एंगुलर यानी रोटेशनल मोशन है। और अगर रोटेशनल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट व्हेन इट इज इन रोटेशन मोशन। जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में लीनियर चेंज आता है, बॉडी डिस्प्लेस होती है। कैसे, लीनियरली। तो बॉडी अपने आप को रेजिस्ट करेगी कि वो अपनी स्टेट ना चेंज करे, उसे ही तो इनर्शिया बुलाते हैं, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है तब भी वो अपने आप को रेजिस्ट करेगी कि वो अपनी रोटेशन वाली स्टेट चेंज ना करे, और अगर वो ऐसा करती है तो उसी इनर्शिया को हम लोग क्या बुलाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर रोटेट कर रही है यानी रोटेशनल मोशन है तो एक्सेलरेशन एंगुलर होगा। तो ये तो हम जानते हैं, सिंस टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा होता है, क्लास 11th मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहां से आया, चलो एक बार फिर से बता देता हूं। टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर होता है, ये तो जानते हो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये भी आप जानते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन बाय आर होता है। ये हम लोगों ने सीखा था ना, याद है, एंगुलर इज इक्वल टू लीनियर डिवाइडेड बाय आर। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय द आर, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अलावा आप रोटेट करोगे। ठीक है, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, लीनियर वेलोसिटी बाय आर, और ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर। तो यहां से लीनियर एक्सेलरेशन क्या आएगा, अल्फा इंटू आर,
और अगर आप इसे रखोगे तो ये क्या बनेगा m अल्फा इंटू r, और एक r पहले से था r स्क्वायर, और यहां पे आपके पास क्या आया देखो ध्यान से, mr स्क्वायर। और mr स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो टॉर्क का फॉर्मूला I इंटू अल्फा। तो क्लास 11 का एक डेरिवेशन दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, वो रीस्टोरिंग टॉर्क जो रेजिस्ट करेगा इसको, जो वापस लाने की कोशिश करेगा, और ये वो रीस्टोरिंग टॉर्क है जो मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में है। तो ये दोनों ही वो टॉर्क हैं जो आपको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो 10 बाय 2 एंड 3, सेकेंड और 3 को देखें तो I अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ओके, तो I अल्फा क्या होता है भाई? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं आपसे सबसे पहले सिंपल चीज पूछना चाहूंगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन इज सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड व्हाट इज वेलोसिटी? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ को आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हो? डिफरेंशिएशन की टर्म में। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं सर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, सर आप कहेंगे सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल। और वेलोसिटी कैसे आएगी? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दूं और आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो कैसे निकालोगे? सर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कितनी बार होना पड़ेगा? 2 बार, यानी उसका डबल डेरिवेटिव। यहां पे भी ये डिस्प्लेसमेंट ही है बट कैसा? एंगुलर, तो इसका डबल डेरिवेटिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ प्लीज? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन है, सो दैट्स व्हाई इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर विद दैट पॉइंट? तो चलिए इसको यहां पे लिखेंगे, I डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, और d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय I इंटू थीटा। क्लियर विद दिस इक्वेशन? यहां तक क्लियर? नाउ सिंस फॉर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, एंड ये आप लोग वहां से रिकॉल कर सकते हैं कि फॉर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन द इक्वेशन मस्ट बी d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इस बात को याद रखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये इक्वेशन है किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और जो इक्वेशन हमने बनाया है इस किसको लेके? बार मैग्नेट को लेके। अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, हमें इक्वेशन मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे जो ऑसिलेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर है, बट है तो डिस्प्लेसमेंट। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग, यहां पे समथिंग की जगह ओमेगा स्क्वायर है, इनटू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहां से क्या पता चला? सिंस इक्वेशन 4 जो कि किसका है? बार मैग्नेट यानी मैग्नेटिक कंपास, इक्वेशन 4 जो कि मैग्नेटिक कंपास का बना है, ओबेज, क्या ओबे कर रहा है? ओबेज द इक्वेशन ऑफ SHM। ये किसके इक्वेशन को ओबे कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है। thus the motion of compass needle, the motion of compass needle would be simple harmonic motion। इसलिए आपकी कंपास निडल का जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। दिस इज द क्वेश्चन। हॉट्स भी है क्योंकि यहां पे आप लोगों ने मैग्नेट का कॉन्सेप्ट लगाया, बार मैग्नेट, तो याद रखना है
फिर आपने रीस्टोरिंग का कॉन्सेप्ट लगाया जो 11th क्लास का था कि रीस्टोरिंग हमेशा आपके जो डीफॉर्मिंग टॉर्क या फोर्स उसके जस्ट इक्वल और अपोजिट लगेगा। फिर हम लोगों ने टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पहुंच गए। फिर हम लोगों ने एसएचएम का इक्वेशन उठाया, फिर हम ऑसिलेशन में पहुंच गए। तो देखो कहां है, 12th क्लास भी है, 11th का सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, 11th का सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट है, रीस्टोरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, 11th का सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हॉट्स कैटेगरी क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डन है? तो प्लीज इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे और इसके सॉल्यूशन के साथ। गॉट दैट पॉइंट? ओके। नाउ सेकंड थिंग जो हमसे पूछी गई है, फर्स्ट थिंग तो हमसे क्या कहा गया था, दैट प्रूव दैट वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एसएचएम है, वो तो हो गई क्योंकि इसे ओबे कर रहा है। अब किसका फॉर्मूला चाहिए, टाइम पीरियड का। ओके, तो ये हमारा एसएचएम का इक्वेशन। सो बाय कंपेयरिंग 4 and 5, अगर हम 4 और 5 इक्वेशन को कंपेयर करें, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, एम बी अपॉन आई मिला। तो ओमेगा क्या आएगा आपके पास, रूट ओवर एम बी अपॉन आई। ओके, और ओमेगा क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2 पाई बाय टी एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा तो हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन में और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में भी किया था। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, कितना, रूट ओवर एम बी बाय आई। तो यहां से टी क्या आएगा, 2 पाई रूट ओवर आई बाय एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ कंपास, कंपास की निडल का टाइम पीरियड। ये आपको नहीं मिलने वाला भाई एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने ये बात बार बार इसलिए बोली है ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि हमें ये चीज एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिखेगी, हम इसे ढूंढते रह जाते हैं और ये हमें मिलती नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं हॉट्स का आपके सामने इस लेक्चर में पिक कर रहा हूं। और यही एक रीजन था कि मुझे क्विकली आपके साथ डिस्कस करना था अर्थ के जस्ट बाद, क्योंकि जब कंपास डिस्कस हो चुका है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस हो चुकी है, तो काम हो गया। ओके, टाइम पीरियड है तो आप फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही सकते हो। अगर मैं आपसे कंपास की फ्रीक्वेंसी पूछूं तो वी ऑल नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एम बी अपॉन आई। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। गॉट दैट पॉइंट? ओके, सो नाउ दिस इज द ओनली डेरिवेशन जो मुझे इस लेक्चर में डिस्कस करना था। नाउ बिफोर सेइंग टू गुड बाय, मतलब लेक्चर को ओवर करने से पहले, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन जो आपके एग्जैक्ट एनसीईआरटी के अंदर है। मैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। अगर आप इस विदाउट डेरिवेशन के साथ वहां पे जाते हैं तो आपको उसका कोई सॉल्यूशन मिलने भी वाला नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब थोड़े से उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन सेज इन फिगर जो भी आपको अभी गिवन होगा, द कंपास नीडल इज फ्री टू ऑसिलेट, कंपास needle is free to oscillate in uniform magnetic field, uniform magnetic field। आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्मली ऑसिलेट करने के लिए फ्री है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कंपास का मैग्नेटिक मोमेंट इट इज बीइंग गिवन टू यू 6.7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया is 7.5. It is 7.5 into 10 की पावर -6 kg मीटर स्क्वायर, ओके, mr स्क्वायर होता है ना। ओके, इट परफॉर्म, क्या लिखा है, इट परफॉर्म 10 oscillations
इट परफॉर्म 10 ऑसिलेशन, वो 10 वाइब्रेशन करता है इन 6.7 सेकेंड। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, हॉट्स का भी है, बट विदाउट दिस डेरिवेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसके बिना ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए एक बार इसके लिए बस आपको हिंट देता हूं। व्हाट इज द हिंट? हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है 6.7 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 7.5 इंटू 10 की पावर -6 kg मीटर स्क्वायर। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? 10 ऑसिलेशन इन 6.7 सेकेंड, यानी 6.7 सेकेंड में आप 10 ऑसिलेशन करते हो, तो एक सेकेंड में कितने करोगे? यू विल डू 10 डिवाइडेड बाय 6.7 और यू कैन से 100 डिवाइडेड बाय 67 ऑसिलेशन। इस लाइन को एक बार दोबारा से बोलिए, 1 सेकेंड में इतने ऑसिलेशन। व्हाट यू कॉल द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड? क्या बुलाते हो आप उसको? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्या बुलाते हैं उसे? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 100 बाय 67 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 67 बाय 100 सेकेंड। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था। या तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन बोल लो, क्या? द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो 10 ऑसिलेशन 6.7 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन कितने में, वो निकाल लो ऐसे। अब आपके पास सिंपल है, यू हैव टाइम पीरियड, यू हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू हैव एम। टाइम पीरियड एम है, आई है, टी है, बी निकालना है, सिंपल एज इट इज। अगर हम ये डेरिवेशन या ये टॉपिक नहीं पिक करता मैं आपके साथ, अगर मैं आपके साथ ये लेक्चर क्विक तो हुआ है बेटा, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। अगर ये टॉपिक हम लोग नहीं उठाते आज, या हम लोग एज पर जो सीबीएसई का कंसेंट है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उन्हीं टॉपिक्स को अगर हम लोग अपना बिल्कुल डायरेक्टेड पॉइंट मान लेते, हम ये नहीं कह सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों कहें आउट ऑफ सिलेबस है? हमारा टॉर्क कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट है, और मैं इसको नहीं बोल सकता। हाँ, बार मैग्नेट हटाया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उससे रिलेटेड आने वाली सारी चीज हट जाए। तो मैं इसे रिमूव करने के लिए बिल्कुल सहमत में नहीं हूं। जो डायरेक्ट हटना था, सीबीएसई ने लिखा ये हटाना है, तो वहां पे हमने लिख दिया नॉट इन सिलेबस। इसके लिए सीबीएसई ने नहीं लिखा, तो हम नहीं रिस्क लेंगे। ठीक है, तो इस पे रिस्क नहीं लेना है। डिराइव दैट एंड सॉल्व दिस मैटर। गॉट दैट पॉइंट? सो दैट इज होल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा जल्दी, मतलब उसके बाद क्विकली 2 लगातार लेक्चर आए हैं। सो होप आप लोग इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग इस मैग्नेटिज्म से बचे हुए छोटी सी हिस्सों पे बात करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जितना हमारा सिलेबस हटने से पहले है, सॉरी हटने के बाद जो हमारा हुआ है। ओके, प्लीज इसे खत्म कीजिए। वी विल मीट सून। इसे जल्दी से खत्म करेंगे तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।